एक अन्नू कपूर जो थे, उस ज़माने में अंताक्षरी वगैरह से बहुत मशहूर हो गए थे। तो मैंने ऐसे ज़रा सी बात की, अब वो साहब ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे बड़े सुपरस्टार हों। ऐसे ही एक वेब सीरीज़ बननी थी अल्ट बालाजी की, जिसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर था। उसमें अन्नू मेरे बेटे बने हुए थे। उस वक्त जब रीडिंग हुई तो वो साहब अपने भाव जैसे ऐसे दिखा रही थी। अभी मैंने कहा तो भाव दिखा रहा था, जब भैया तो अपने भाव दिखा, मेरे से क्या लेना देना। देखिए, जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है, वो बहुत ही मॉडेस्ट होते हैं, और मैं आपको बताऊं, उनकी मॉडेस्टी ही उनको बड़ा बनाती है। मैं साइंस में भी रहा, थिएटर में भी अभी भी कर रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, कॉमर्शियल्स भी कर रहा हूँ। ये सब ईश्वर की मर्ज़ी है, और मैं ये मानता हूँ कि शायद मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ जितना ईश्वर ने मुझे दिया। अभी क्या है, बच्चे जाते हैं अपना लक ट्राई करने के लिए, बॉम्बे जाते हैं, वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिनके में टैलेंट है और थोड़ा सा लक भी है, काम उनको मिलता है। आप थिएटर करिए, क्योंकि आज फिल्म में भी आगे जो फ्यूचर है वो थिएटर वालों का है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे करना है थिएटर और उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो? वैसे ये भी कहते हैं कि दो नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए एक साथ। लेकिन आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने वो दोनों नाव की सवारी आई थिंक बखूबी की। बहुत यूनिक पर्सनालिटी है। सीडीआरआई के डायरेक्टर्स ग्रेट साइंटिस्ट से रिटायर हुए और 1962 से 99 प्लेस, 500 प्लस टीवी शोज और 76 प्लस फिल्म्स कर चुके हैं। बहुत सारी वेब सीरीज भी कर चुके हैं। आश्रम आप जानते होंगे, रेड, इशकजादे, मुल्क, you name it and he has done it. You've seen him everywhere. You've also seen him in the recently released लकीरें। हाँ जी, हमारे साथ दूरदर्शन और एआईआर के ए ग्रेड आर्टिस्ट, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, यश भारती सम्मान और अब देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से अलंकृत अनिल रस्तोगी जी हमारे साथ आज स्टूडियो में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले स्टूडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आपने क्रोमा भी लगा रखा है, और क्योंकि क्रोमा की आजकल बड़ी सख्त ज़रूरत होती है टू क्रिएट द बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। राइट। आई थिंक इट्स वेरी गुड। मेरा ख्याल है करीब 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जो कोई आया, बोला मैं आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कुछ अलग चीज़ होगी, बट इट वॉज सिंपली लाइक एन इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब बातचीत ही है, थोड़ी अनफिल्टर्ड है पर हाँ, बातचीत ही है। तो सर, जैसे कि हम आपके इंट्रो में बता रहे थे, मुझे लगता है कि किसी भी इंडियन हाउस होल्ड में एक बच्चा जाकर अपने माँ बाप से कहे कि मम्मी मुझे एक्टिंग करनी है, तो अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है तो माँ बाप कहते हैं नहीं करनी है, पढ़ो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। आप सर कैसे दोनों कर लिया आपने? नहीं, ये आयुषी आप सही कह रही हैं कि जिस ज़माने में मैंने थिएटर शुरू किया था 61-62 में, उस समय ऐसा चलन नहीं था, और नाटक बहुत रेयर हुआ करते थे। ऑडिटोरियम भी नहीं थे, जैसे रविंद्रालय बना बाद में, उसके बाद अब संत गाडगे जी बना हुआ है, तो इस टाइप के ऑडिटोरियम नहीं थे। एक रेलवे इंस्टीट्यूट हुआ करता था, हालांकि मैंने वहाँ कभी नहीं किया, लेकिन ये था कि होते थे नाटक कभी कभी। और रेडियो नाटक तो मैं बहुत सुनता था। नाटक का मैं बचपन से शौकीन रहा। मैं रेडियो नाटक सुनता रहता था, तो इच्छा होती थी कि कभी क्या मैं भी होऊंगा। हालांकि इट यूज टू लुक वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे ही हमारे एक रिश्तेदार मामा जी थे हमारे, वो करते थे, और मैं देखता था कि जब आप कोई नाटक करते तो आपको वाहवाही बहुत मिलती है। तो मुझे लगा कि मैं भी ट्राई करूं, मैं शायद कर लूं। एंड एज द लक सपोर्टेड मी, मुझे रोल मिला, मैंने किया, फिर मैं परस्यू करता रहा उसको। और उस समय सबसे अच्छी बात ये हुई कि चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं एमएससी में पढ़ रहा था, तो हमारे स्कूल में जहाँ मैंने बचपन में पढ़ा, वहाँ साइंस एग्जीबिशन हुई। आप जानते हैं जब कोई भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ कोई कल्चरल इवेंट भी होनी चाहिए, तो नाच गाना वाना होता है। तो मैंने कहा थिएटर क्यों ना किया जाए। तो दैट्स हाउ मैं इत्तेफाक से एक चौक में एक राजेश्वर बच्चन जी हुआ करते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे थिएटर की जो बेसिक्स हैं
मैं देखिए मैंने थिएटर की कोई एजुकेशन नहीं ली है, ना मैं भरतनाट्य एकेडमी का पढ़ा हूँ, नेशनल स्कूल of डांस। मैंने जो भी सीखा है वो डायरेक्टर्स के साथ में सीखा है। लेकिन बच्चन जी ने मुझे वो चीज़ें सिखाई अपनी स्पीच से, अपनी एक्टिंग से, जो कि शायद आज स्कूलों में सिखाई जाती है। तो बस ऐसे ही शौक लगा, वाहवाही मिलती रही, मैं करता रहा। और सबसे बड़ी चीज़ होती कि देखिए जब आपको कोई चीज़ स्वांतः सुखाए होती है, तो यू ट्राई टू डू इट। तो आई यूज्ड टू फील ग्रेटली सेटिस्फाइड व्हेन आई यूज्ड टू डू सम एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग भी एक क्रिएटिविटी है, एक क्रिएटिव आर्ट। जैसे मैं साइंस में हूँ, मैं रिसर्च करता था, रिसर्च में मेरा कोई एक्सपेरिमेंट सफल होता था, भाई हम लोग कोई काम करते थे, कोई नई चीज़ निकलती थी, हम उसको पब्लिश करते हैं। तो जैसे उसमें जो खुशी होती थी वही खुशी इसमें होती थी। आज हमने ये रोल किया, इसकी वाहवाही हुई। अच्छा, रोल तो आप वही करते हैं जो आप नहीं होते। फिर मेरा जैसे मैंने 99 प्लेस किए, तो आई हैव बीन लकी कि मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स करने को मिले। मैंने सखाराम बाइंडर, जिसका डायलॉग है मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त रहती है। मैंने शाहजहाँ में औरंगज़ेब का रोल किया जो बहुत ही क्रूएल बादशाह था। मैंने वीर अभिमन्यु प्ले में मैंने अर्जुन का रोल किया। जैसे मैंने पंछी जा पंछिया में एक कैसानोवा का रोल किया। मैंने शिव राशि जय सोमनाथ में मैंने विलेन का रोल किया, जो जो बहुत घनघोर विलेन था, जिसने विक्षिप्त होकर के मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। सो आई मस्ट से आई हैव बीन वेरी लकी दैट वे कि मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स करने को मिले और मैं एंजॉय करता रहा। और जैसे जैसे मैं एंजॉय करता रहा, जो मेरा शौक था वो फिर एक नशा होने लगा मुझे उसका। वो नशा आज भी ईश्वर की मर्जी से कायम है। अच्छा, वाहवाही तो मिली, सबसे मिली, घरवालों से भी मिली कि डाँट पड़ी? नहीं, इस मामले में आई वाज़ वेरी लकी। मेरे जो पेरेंट्स थे वो अनफॉर्च्यूनेटली दे वर नॉट एजुकेटेड। मेरे बड़े ब्रदर जो थे ही डिड हाई स्कूल, जो कि उस ज़माने में उन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी मुझे मुझे याद है, जब मैं दर्पण में जब मैंने काम शुरू किया था हैवदन में, मेरे फादर की डेथ हुई थी कुछ महीने पहले, और आप जानती हैं हमारे यहाँ साल भर तक कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मुझे उनसे सीखने को मिलेगा। उन्होंने फ़ौरन मुझे इजाज़त दे दी। तो दे माई पेरेंट्स आई हैव बीन वेरी लकी। जैसे मैंने कहा, वो पढ़े ज़रूर नहीं थे, लेकिन वो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्टेड थे, मुझे चाहते थे कि मैं कहीं फील्ड में आगे बढ़ूँ, तो कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कि मेरी जब शादी हुई, तो मेरी वाइफ सिर्फ हाई स्कूल पास आई थी। और आप सोचिए 62 का ज़माना, लेडीज़ में तो यूँ ही नहीं एजुकेशन होती थी, और फिर बहू घर में आकर के पढ़े, ये तो संभव ही नहीं था। लेकिन मेरे ब्रदर ने मैंने ब्रदर से कहा, ब्रदर ने मेरे पेरेंट्स से कहा, उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देन शी डिड एमए पीएचडी, कॉलेज में टीचिंग की, एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। तो दैट वे आई हैव बीन वेरी लकी कि मैं एक ऐसी फैमिली में, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दे वर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही मुझे सपोर्ट करते थे। सर, आप इतने पुराने वक़्त में इतनी प्रोग्रेसिव बातें कह रहे हैं और अब भी ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि आज 2025 में भी लोग बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट के साथ, नॉन ग्रोथ माइंडसेट के साथ चले आते हैं? नहीं, देखिए आयुषी, ये लक की बात होती है। जैसे मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि ईश्वर ने, जैसे मैं साइंस में भी रहा, थिएटर में भी अभी भी कर रहा हूँ, फ़िल्म भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, कमर्शियल्स भी कर रहा हूँ। ये सब ईश्वर की मर्ज़ी है, और मैं ये मानता हूँ कि शायद मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ जितना ईश्वर ने मुझे दिया। ये मेरी ऊपर मैं स्टार्स पे बिलीव करता हूँ। जैसे मैं बहुत स्टॉन्च बिलीवर हूँ, और मुझे लगता है कि शायद गॉड इज़ विद मी, तो उन्हीं की मर्ज़ी से सब हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि किस्मत के साथ-साथ हार्ड वर्क के साथ-साथ किस्मत का होना स्ट्रॉन्ग उतना ही ज़रूरी है अचीवमेंट पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए? नहीं, देखिए आपको काम तो करना पड़ेगा। ये जैसे मैं हूँ, तो टैलेंट होना तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है। अब जैसे मैंने पढ़ा है या मैंने बात की है, मनोज बाजपेयी जी थे, अपने वो थे ओमपुरी जी थे। इन्होंने ऐसे-ऐसे किस्से मुझे बताए कि इतने टैलेंटेड लोग थे, लेकिन एक ज़माने में लक ने साथ नहीं दिया, एंड दे वर सो
फ्रस्ट्रेटेड कि मनोज जी ने सोचा चलो हम बिहार वापस चलते हैं, ओमपुरी जी ने कहा चलो हम पंजाब वापस चलते हैं। लेकिन लक फ्रेंड अनुपम खेर जी बताते हैं कि बिल्कुल निराश हो गए थे वो जब सारांश करने जा रहे थे। 6 बार 8 बार उनको उन्होंने महेश भट्ट ने बुलाया था। जब उनको लगा कि नहीं होगा, उसको गरिया करके वापस आने, उसने कहा क्यों मुझे गरिया रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें रोल दे दिया है। और आज देखिए सुपर स्टार है अनुपम खेर। तो लग का मानना एक्टर ज़बरदस्त तो बहुत शुरू से थे। मेरे साथ यहूदी की लड़की नाटक में वो हिस्सा ले रहे थे, वो यहूदी का रोल वही कर रहे थे जो बाद में मैंने किया। पहले पहले वो कर रहे थे, मैं दूसरा रोल कर रहा था। लेकिन एज द लक हेल्प हिम, उसी समय उनको बॉम्बे से ऑफर मिला, बॉम्बे चले गए और आज देखिए वो कहाँ है। सर तो जस्ट आस्किंग यू, यू बीइंग सीनियर इन लाइफ, आपने इतने अनुभव देखे हैं, व्हेन शुड वी गिव अप? कब तक हम ट्राई करते रहें? नहीं, देखिए कब तक की बात ऐसी है कि अगर आप पे टैलेंट है, तो मेरा एक फॉर्मूला है HDW, हार्ड वर्क प्लस P, परसीवरेंस। आप लगे रहिए। देखिए आज जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए, चाहे खेर साहब हों, चाहे ओमपुरी हों, चाहे मनोज, ये लगे रहे। ये फ्रस्ट्रेट होकर के वापस नहीं गए, क्योंकि टैलेंट थी इनके में। देखिए अगर टैलेंट नहीं है तो आप कितना भी परसीवरेंस रहे आप में, आप वो नहीं, आप सक्सेसफुल होंगे। हाँ, लक है तो शायद हो जाए, लेकिन अगर टैलेंट है और आप लगे हुए हैं तो आई एम श्योर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। सूनर और लेटर। बिल्कुल, सूनर और लेटर। देखिए बम्बई जाते हैं लोग। मेरे साथ ये हुआ आयुषी कि मैं इशकज़ादे फ़िल्म करके गया था, और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इशकज़ादे फ़िल्म में लोग मानते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था, जो अब मैं भी मानता हूँ, उस समय मुझे नहीं लगा था। तो उसकी वजह से मुझे बॉम्बे बुलाया गया, तो मेरे पास काम की कमी नहीं थी जब मैं बॉम्बे में गया। अभी क्या है, बच्चे जाते हैं अपना लक ट्राई करने के लिए, बॉम्बे जाते हैं, वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जिनके में टैलेंट है और थोड़ा सा लक भी है, काम उनको मिलता है। और जिनके में टैलेंट है, अगर नहीं शुरू में काम मिला है, तो अगर लगे हुए हैं, साल भर बाद, 2 साल बाद काम मिलेगा ज़रूर। जी सर, आप तो इतने सालों से एक्टिव रहे हैं थिएटर की दुनिया में, टीवी की दुनिया में, फ़िल्म्स की दुनिया में, लेकिन 70s की एज में आपने सेकंड इनिंग मारी, आप मुंबई शिफ्ट हो गए? हाँ, इसके लिए एक्चुअली मैं अपने फैमिली को कहता हूँ, ख़ास करके मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ जो थे, भई पत्नी तो ज़ाहिर चाहती कि पति साथ ही में रहे। मेरी भी पत्नी चाहती थी, लेकिन जब बच्चों ने मुझसे कहा, उनको उनको लगा कि पापा को शौक है, तो जब कॉल आई तो मेरे बेटे ने कहा चलिए पापा चलते हैं मुंबई। अच्छा, बम्बई में क्या है कि जब कोई नया लॉन्चिंग होती है तो बड़ा ग्लैमर होता है, एक से एक उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। तो वो एक्चुअली सीरियल न बोले तुम न मैंने कुछ कहा का लॉन्च हो रहा था, पार्ट 2। और एक से एक बड़े खूबसूरत चेहरे, चिकने चेहरे, बड़े बड़े आर्टिस्ट सब आए हुए थे। तो वो भी उससे इन्फ्लुएंस हो, तो उसने कहा चलिए आप रहिए यहाँ। फिर मैं रहा, 5 साल रहा मैं, और 5 साल में मैंने वहाँ बहुत काम किया। फिर मुझे लगने लगा कि अब बात है कि हमारी फैमिली लखनऊ में थी, माय ग्रैंडसन, आई लॉट ऑफ लव फॉर हिम, वो लखनऊ रहता था। जब भी मैं बॉम्बे में रहता था, मैं कम से कम 3-4 बार आना-जाना। लखनऊ में ज़रूर हुँ। आता था। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि अब इट्स हाई टाइम कि चूँकि मेरा नाम बॉम्बे के जो बड़े-बड़े जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके डेटाबेस में आ गया था। तो मैंने सोचा कि अब मुझे काम लखनऊ से भी मिलता है। हाँ, वो लोग जो मेरी ट्रैवल अब नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मेरा स्टे नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, वो तो नहीं बुलाते हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ मुझे आज भी बुलाते हैं। मैं बॉम्बे जाता हूँ, शूट करता हूँ, उनके खर्चे पे जाता हूँ, उनके खर्चे पे ठहरता हूँ। हालाँकि मेरा अपना फ्लैट है, लेकिन दैट आई हैव लेट आउट। ओके। सर, जस्ट टू आस्क, लोग कहते आए हैं कि 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए और आपने तो 2 नाव में बहुत अच्छे से सवारी की है। आपने पार लगाया कश्ती को, बहुत नाम कमाया दोनों फ़ील्ड्स में। नहीं, देखिए दोनों नावें अगर पैरेलल ढंग से चल सकती हैं, हुँ। चप्पू अगर उनके आप लगा सकते हैं सही से, तो ज़रूर करना चाहिए। देखिए वो बात सही है कि बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें यू हैव यू हैव टू हैव 2 थिंग्स। वन इज़ यू हैव टू बी वेरी कोऑपरेटिव विद एवरीबॉडी। क्योंकि देखिए चाहे मेरा थिएटर हो, चाहे मेरी साइंस हो, ये दोनों ऐसी फील्ड हैं जहाँ आप अकेले नहीं जा सकते हैं। यू हैव टू
बी विद पीपल। जैसे थिएटर में मैं काम करता हूँ तो मेरे और साथी होते हैं जो मेरे को एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर होता है, बैक स्टेज लोग होते हैं। उसी तरीके से साइंस में मैं अकेला कोई चीज़ नहीं कर सकता हूँ। मेरे असिस्टेंट्स होते हैं, मेरे सीनियर्स होते हैं जो मुझे गाइड करते हैं, या मैं जब सीनियर हो गया तो मेरे जूनियर्स होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप एक बड़ी अच्छी रेपो आप उनके साथ रख सकते हैं, देन आई एम श्योर यू कैन डू बोथ द थिंग्स। और यही मेरे साथ हुआ। आई हैड वेरी गुड पीपल अराउंड मी, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो साइंस में हो। साइंस में भी मुझे इतना कोऑपरेशन मिला। अभी मैं आपको बताऊं, अभी 14 अगस्त को मैंने CDRI में नाटक किया। उसके पहले मैंने 25 जनवरी को पिछले साल मैंने CDRI में नाटक किया। मैंने कम से कम 1000 शोज पूरे हिंदुस्तान भर में किए। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन, जो 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 खुशी मुझे CDRI में नाटक करके मिली, वो मुझे कहीं नहीं मिली। बिकॉज नॉस्टैल्जिया। I did it amongst people with whom I had worked, जो मेरे प्रमोट करने में, जो मुझे आगे बढ़ाने मेरे साथ रहे, जो इंस्टीट्यूट मेरे साथ रहा है, तो मुझे इतनी खुशी हुई। आई बिकेम वेरी इमोशनल। सही। सर आजकल एक पॉपुलर टर्म है मून लाइटिंग। क्या आप मून लाइटिंग कर रहे थे, मतलब एक साथ दो जगह पे काम करना, और क्या कभी झूठ बोलना पड़ा? नहीं, नेवर। मैं हम्म। आपको बताऊं, एक ऐसा इंस्टेंस आया। मेरे डायरेक्टर थे यहाँ पर, और मैं हाफ डे की छुट्टी लेके गया था। तो अब जाहिर है डायरेक्टर तक मेरी छुट्टी तो पहुँचती नहीं। कोई मैं लेटर स्टेजेस में, जब मैं सीनियर था, आई डोंट नो इफ यू नो, मैं डायरेक्टर्स ग्रेड में रिटायर हुआ एंड आई वाज हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिवीजन। आई स्टार्टेड साइंस फ्रॉम द बॉटम। मैं जूनियर रिसर्च फेलो था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का, एंड आई रिटायर्ड इन द डायरेक्टर्स ग्रेड एंड हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो जब मैं सीनियर लेवल पे था तो डायरेक्टर ने मुझे बहुत सारे ड्यूटीज़ दे दी थी, और भी रिसर्च के अलावा। तो वो भी मैं करता था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं छुट्टी लेके गया, डायरेक्टर का फ़ोन आया, रस्तोगी तुम कहाँ हो, तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है। मैंने कहा मैं तो शूटिंग कर रहा हूँ, मैं तो आकाशवाणी में हूँ। तो बोले अच्छा ठीक। लेकिन जैसे मैंने कहा, दे ऑल कोऑपरेटेड विद मी। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही खाली हो गया ना। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे लैब में मैं था, मेरी लैब में लाइट्स नहीं स्विच ऑफ होती थी। अगर मेरा काम है, मैं रात में 12 बजे जाऊंगा, मैं रात में 2 बजे जाऊंगा, मैं सुबह 5 बजे उठ करके जाऊंगा। कभी काम से हमने मुंह नहीं मोड़ा। मैं आपको जर्मनी की बात बताऊं, जर्मनी में 1.5 साल के लिए गया। एक बार गया 3 महीने के लिए। मैं जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस DAD की स्कॉलरशिप पे गया था। वहाँ मैं, मेरा प्रोफेसर कहता था कि रस्तोगी यार आए हो, जाओ घूमो घामो, जर्मनी दुनिया देखो, कहाँ रिसर्च में लोगों। मैंने कहा नहीं साहब, मेरी गवर्नमेंट ने, मेरी इंस्टीट्यूट ने मुझे यहाँ कुछ सीखने के लिए भेजा। कैन यू बिलीव कि कई रातें ऐसी हुई कि मेरी वाइफ फ्लैट से, मेरी वाइफ भी गई थी साथ में, वो आती थी लैब में कुर्सियाँ जोड़ के वहीं सो जाती थी। आई यूज टू वर्क राउंड द क्लॉक। तो मैंने एक्चुअली दोनों कामों को मैंने बहुत ही सीरियसली जाए। चाहे थिएटर में था, थिएटर भी आज मुझे नहीं मालूम कितना लोग सीरियसली लेते हैं, बहुत से लोग कैजुअल लेते हैं, लेकिन आई नेवर टुक इट कैजुअल। सी, तो शायद यही वजह है कि जो भी थोड़ा बहुत मैं अचीव कर सका, इसी की वजह से अचीव कर पाया, चाहे साइंस में था, चाहे इसमें था। अच्छा सर, वैसे तो ये मुश्किल क्वेश्चन है और आप शायद इसका आंसर देना ना पसंद करें, बट जस्ट आस्किंग। अगर रेडियो, टीवी, वेब सीरीज, फिल्म या नाटक, इनमें से कोई एक को आपको चुनना हो कि ये मेरा फेवरेट है, तो क्या फील्ड है, कौन सी है इस फील्ड? देखिए जिस स्टेज पे मैं आ गया हूँ, हम्म। उस स्टेज पे तो मैं थिएटर करना पसंद करूँगा। हम्म। क्योंकि अब जो नाम मिलना था मिल गया अब, और बहुत बड़े नाम की मुझे ख्वाहिश नहीं है। लेकिन जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मुझे थिएटर करके मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। रेडियो में अनफॉर्चुनेटली अब नाटक होते नहीं हैं, टेलीविज़न पे अब नाटक होते नहीं हैं, फिल्म में वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। या तो फिर आपको कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल मिले जैसे मुझे इशकज़ादे में मिला था, या जैसा मुझे मुक्ति भवन में मिला था। लेकिन वैसे होते नहीं। थिएटर में यू आर मास्टर ऑफ योर ओन, है ना। तो उसमें मुझे जो चैलेंज, जैसे अभी मेरा प्ले अभी 2 सितंबर को डैडी होने वाला है। मैंने भी उसके 3 शो किए थे, 24, 25, 26 जुलाई को। आई थिंक this has been one of the most difficult play of my life, and probably the best play जो अभी डैडी मेरा होने वाला है।
तो मैं अभी सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी ने इसको डायरेक्ट किया, वो भी बड़े एमिनेंट डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं संवा प्ले भी करना चाहता हूँ, आप ही के डायरेक्शन में कोई स्क्रिप्ट ढूँढिए। तो जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको थिएटर में मिलता है, क्योंकि थिएटर एक्टर्स मीडियम होता है, जो फिल्म वगैरह है ये डायरेक्टर्स मीडियम होते हैं, टेक्निकल मीडियम। मेरा मानना है कि फिल्म में जो आप करते हैं आपका कंट्रीब्यूशन 40% होता है, 60% कंट्रीब्यूशन उसमें डायरेक्टर का होता है, एडिटर का होता है, सिनेमेटोग्राफर का होता है। किसी जी। भाई आपने तमाम चीज़ें दी, अब हो सकता है आपका बेस्ट शॉट जो आपको लग रहा है उसको ना लगे, डायरेक्टर कहे नहीं ये शॉट लगाओ, एडिटर कहे नहीं सर ये बेटर शॉट लगेगा। सो दैट इज मोर टेक्निकल। थिएटर में यू आर मास्टर ऑफ योर परफॉर्मेंस, योर ओन। वहाँ कोई पर डायरेक्टर भी आपको चेक करने वाला नहीं है मंच पे। सी, तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझे चॉइस देंगी करने की, आई प्रेफर थिएटर। सर थिएटर पैशन की दुनिया है। घर कैसे चलाएँ, पेट कैसे भरें, हाँ, बिल कैसे भरें? नहीं ये बात आपकी बहुत सही है। मेरे साथ ये दिक्कत नहीं रही, क्योंकि मेरे साथ क्या, मेरे तमाम साथियों के साथ जिनके साथ मैंने थिएटर शुरू किया था, उस समय इत्तेफाक से जितने लोग थे सब जॉब्स में थे, और शाम को हम लोग जमा होकर के अपने, जैसे मैंने कहा, स्वांता सुखाए थिएटर किया करते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं, जब से स्कूल खुल गए हैं, और आज से नहीं पहले से ही, इवन जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा हुआ, तो वहाँ जो डायरेक्टर्स निकलते थे, एक्टर्स निकलते थे, उनका जॉब नहीं होते थे। एक मोटो लोग लेके चलते थे, नहीं साहब थिएटर इज समथिंग बिग, मैं तो थिएटर ही करूँगा, मैं फिल्म नहीं करूँगा। लेकिन वो नारा चला नहीं। जितने भी आप देखिए, चाहे एनएसडी से लोग बड़े बड़े निकल करके आए, चाहे मनोहर सिंह जी हों, उत्तरा भावकर हों, सुरेखा सीकरी हों, वो जो भी सब आए, सब ने फिल्में की। क्योंकि थिएटर में अनफॉर्चुनेटली अभी जबकि मराठी थिएटर है, गुजराती थिएटर है, बंगला थिएटर है, वो कमर्शियल थिएटर है, लेकिन हिंदी थिएटर अभी कमर्शियल हो नहीं पाया। शायद गलती हम लोगों की है, हम लोगों में ही कुछ कमी है, हमें इसको बैठ करके सोचना पड़ेगा। बम्बई में हो गया है, लेकिन बम्बई का भी जो कमर्शियल थिएटर है वो क्या है, वो सेलिब्रिटी ओरिएंटेड है। अब साहब अमित, मालूम हुआ अनुपम खेर किसी प्ले में रोल कर रहे हैं, भीड़ जमा हुई जा रही है। अनिल रस्तोगी रोल कर रहे हैं, 10 रुपए का टिकट बेचने मुश्किल है। आशुतोष राणा आते हैं, 5,000 रुपए का टिकट बेच जाते हैं। तो वो जो सेलिब्रिटी वैल्यू है, ये अभी थिएटर में ज़्यादा चल रही है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जो ग्रांट्स गवर्नमेंट की मिलने लगी हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि थिएटर की क्वालिटी में भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं। तो जब दर्शकों को आप एक स्टैंडर्ड चीज़ दिखाएंगे, एक अच्छी चीज़ दिखाएंगे, तो दर्शक बराबर मिलते रहेंगे। तो इस वजह से अभी हिंदी थिएटर उतना कमर्शियल नहीं हो पाया जितना होना है। तो इसीलिए मैं बच्चों को राय देता हूँ कि आप थिएटर करिए, क्योंकि आज फिल्म में भी आगे जो फ्यूचर है वो थिएटर वालों का है। क्योंकि थिएटर से जो आप एक्टिंग सीखते हैं, देखिए मैंने कम से कम 25-30 डायरेक्टर्स के साथ काम किया होगा, जो मोस्टली जो थे मुझसे बड़े, तो शायद एक ही दो रहे हों, लेकिन ज़्यादातर मुझसे यंग ही रहे। लेकिन उनसे सीखने को मिलता है, क्योंकि हर एक का अपना अलग स्टाइल होता है, अलग चीज़ें बताता है वो। तो मेरा मानना ये है कि आप एक्टिंग सीखिए, उस एक्टिंग को फिर आप ट्रांसलेट करिए फिल्म में, सीरियल में जो आपको मिले। सर हमारे लखनऊ का आर्ट किसी से कम नहीं है। मुझे सौभाग्य मिला आपके साथ लकीरें पे काम करने का। लकीरें लखनऊ की ही मूवी कहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि लखनऊ में ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कि जो लखनऊ की मूवीज़ बन रही हैं या जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना दम रखता है? नहीं, अच्छा है, और लखनऊ में बनना भी चाहिए। देखिए लखनऊ में मैं आपको बताऊं, अभी जब ये फिल्म सिटी बनने की बात हो रही थी, तो मैंने तो मुख्यमंत्री जी को ही पत्र भेजा था, अखबार में मैंने लिखा था कि ये लखनऊ कानपुर के बीच में कहीं बनना चाहिए, क्योंकि जितनी टैलेंट है आज आप बॉलीवुड में देखिए, जो ज़्यादातर लोग आपको चाहे टेक्निकल हों चाहे एक्टर्स हों, आपको इसी साइड के मिलेंगे, लखनऊ के, कानपुर के, बनारस के, गोरखपुर के। जो रीजनल फिल्म बन रही हैं आपकी, ये जैसे भोजपुरी फिल्में हैं, ज़्यादातर सब फिल्में जो हैं बनारस में बन रही हैं, इसी बैकग्राउंड। तो यहाँ बनना चाहिए, यहाँ टैलेंट बहुत है, यहाँ लोग बहुत हैं। और बॉम्बे वाले आकर के एक्चुअली क्या है कि एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ के टैलेंट को। अब जैसे हम लोग हैं, हमारी तो कास्टिंग जो बॉम्बे की फिल्म होती है बॉम्बे से होती है, लेकिन जो यहाँ लोकल जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं
वो पता नहीं अपने इंटरेस्ट में या यहाँ के आर्टिस्टों को ल्योर करने के लिए उनको बता देते हैं, और मालूम होता कम कम पैसों में अच्छे अच्छे यहाँ के आर्टिस्ट बुक हो जाते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ आपको हीरो भी मिलेंगे, हीरोइन भी मिलेंगी, साइड एक्टर्स भी, सपोर्टिंग एक्टर्स मिलेंगे, यहाँ सब, यहाँ बहुत टैलेंट। देखिए ये जो भारतीय नाट्य अकेडमी है यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, इसके ढेरों बच्चे जो हैं सब मुंबई में जा जा करके काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं है। तो अगर यहाँ पर अब यहाँ मैं जानता हूँ एक दो प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में लेकर के बनाई, बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर के। नाउ दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जहाँ तक मुझे, जो मेरा सूक्ष्म सा एक्सपीरियंस है, कि फिल्म बनाना जितना मुश्किल या आसान है, उससे ज़्यादा मुश्किल होती है उसको फिल्म को रिलीज़ करना, क्योंकि उसकी जो पब्लिसिटी है, उसको जो बॉक्स ऑफिस पे ले जाना है। क्योंकि आज क्या है, तो लोग मोबाइल पे फोन फिल्में देखते हैं, अपने टेलीविज़न पे बैठ के देखते हैं, लोग सिनेमा घर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो सिनेमा घर वही फिल्में जाती हैं जिनकी बहुत हेवी पब्लिसिटी होती है, बड़ा ग्लैमर होता है। लेकिन आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उसमें तो मुझे लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं, प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए, और एक्टर्स को यहाँ के लेकर के करना चाहिए। आई थिंक दिस कैन बी डन। सर उड़ान, मुल्क, इशकज़ादे, आश्रम, हम कितने सारे नाम ले लें, आपका तो काम बेहतरीन है। लेकिन मैंने तो आपको लकीरें में परफ़ॉर्म करते लाइव देखा है, तो उसी का दद्दा जी का रोल की बात करते जी हैं। जी। ये आपने उसके लिए क्या तैयारी की? कैसे करते हैं? हाउ डू यू अप्रोच अ रोल? देखिए, मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, मैं अपने को बेसिकली डायरेक्टर्स एक्टर मानता हूँ। डायरेक्टर मुझे गाइड करते हैं। अब जैसे इसमें दुर्गेश थे, दुर्गेश ने मुझे बताया कि साहब मुझे ऐसा चाहिए, वो आदमी इतना बूढ़ा है और ऐसे बात करता है, मतलब ये कि जो उसका चेला है, वही जो आशुतोष राणा जो रोल कर रहे थे, उनसे ऐसे बात करता है। तो मुझे डायरेक्टर, देखिए काम एनेक्टमेंट मेरा काम है, बाकी डायरेक्शन मैं डायरेक्टर से लेता हूँ। मैं अपना उसमें अपना भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, कि अगर जैसे उन्होंने मुझे कुछ बताया डायरेक्टर ने, तो मैं कहता हूँ अगर साहब इसको ऐसा करें, तो डायरेक्टर की अगर समझ में आता है तो कहते हैं आप करिए, अदरवाइज जो डायरेक्टर कहता है मैं तो वो करता हूँ। अब जैसे मैंने लकीरें की आपने बात की, ऐसे ही मैं बताऊँ, मेरी एक शॉर्ट फिल्म है आठवां, रेणुका शाहने के साथ किया, वो डिमेंशिया पेशेंट के ऊपर जी, है, मराठी में है। एल्जाइमर के ऊपर। जी, जी। तो अब एल्जाइमर, अब मैंने रेणुका से कहा ना मुझे मराठी आती है बोलनी, बोली जितनी मुझे चाहिए मैं बुलवा लूँगी। मैंने ठीक है, मैंने कहा मैंने कोई अल्जाइमर पेशेंट नहीं देखा। उसने कहा मैं आपको बताऊंगी, मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, देना आपका काम है। जैसे ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ डैडी, ये डिमेंशिया पेशेंट की कहानी। अब मैंने तो कोई डिमेंशिया पेशेंट देखा नहीं। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ ने मुझसे कहा साहब मुझे ये फीलिंग चाहिए कि वो ये चीज़ भूल गया है, वो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, वो मैं देता हूँ। तो मैंने बताया ना, मैं तो डायरेक्टर से एक्टर हूँ, मुझे जो बताया जाता है मैं करता हूँ। ऑफकोर्स जो डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्शन दिया है, उसको मैं इम्प्लीमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये भी एक जुड़ा सवाल इस किस्से से भी है और जनरली भी कि आपने जैसे अच्छे-अच्छे रोल्स भी किए हैं। कहीं आपने एक चौकीदार का रोल भी किया था, जैसे मैंने एक इंटरव्यू में सुना था हाँ कि हाँ बच्चन जी हाँ ने कहा चौकीदार का रोल कर लो। हाँ। क्या एक आर्टिस्ट में ईगो होनी चाहिए कि 25 साल का डायरेक्टर हो या इतने ही साल का, इतनी ही अब उम्र नहीं, दराज़ या लोगों एक्सपीरियंस में का हो? देखिए, लोगों में होती है ईगो, लेकिन मेरे में कोई ईगो नहीं है। मेरा मानना है कि रोल छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपके कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे बाटला हाउस में मेरा सिर्फ एक सीन है जॉन अब्राहम के साथ, मैं उसको डांटता हूँ कि क्या तुमने लोगों को पकड़ रखा है, और ये है वो है, क्योंकि उसमें डर था कि हिंदू मुस्लिम कहीं बवाल ना हो जाए। बाटला हाउस का कांड आपको याद होगा। ठीक है, जी सर। ऐसे ही मैंने उनकी मुंबई डायरीज, जो इसके बाटला हाउस के डायरेक्टर थे निखिल अडवाणी जी, उसमें मेरा एक सीन है वही शिवराज पाटिल टाइप का, कि मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर को डांटता हूँ। लेकिन वो जो भी रोल है, लोग मुझसे कहते हैं ताली है, ताली में सिर्फ मेरा एक सीन है, जो सुष्मिता सेन जी की जो वेब सीरीज़ है, जी। बड़ी मशहूर वेब सीरीज़ है, मेरा सिर्फ एक सीन है, जज का रोल है। मैं वो लैंडमार्क जजमेंट देता हूँ, जिससे कि वो लोग जो हैं पूरे थर्ड जेंडर का उनको दर्जा दिया जाता है। जी। तो सीन मेरा बहुत लोगों ने पसंद किया। तो मैं, देखिए, अब मैंने वो फ़िल्म की एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें मैं शिवराज पाटिल बना हूँ, मेरे कई सीन्स हैं, लेकिन करने को कुछ नहीं है, तो उससे मुझे मज़ा नहीं आया। थप्पड़ में आपने बिना बोले इम्पैक्ट डाला। थप्पड़ है, थप्पड़ में मेरे 2 सीन्स हैं, मैं पैरालिटिक भी हूँ, डिमेंशिया का भी पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, उन्होंने तो मेरे क्लोज़अप शॉट्स दिए, उसमें जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं,
आई थिंक दे एस्टेब्लिश माई मैं कैरेक्टर। पर्टिकुलरली मुल्क के आपके कैरेक्टर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब देखिए मुल्क है, अब मुल्क में कोई बहुत मेजर रोल मेरा नहीं है, लेकिन जो भी है दैट एस्टेब्लिशेस माय कैरेक्टर एज ए फ्रेंड ऑफ चिंटू जी। जी। ये चिंटू जी मैंने फ़िल्म की थी यही ऋषि कपूर जी के साथ में। उसमें मैंने एक लोकल जो पंडित जी हैं उनका रोल किया था। छोटा रोल है लेकिन अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, वो एडवाइज़र है उनका एक तरीके से। तो रोल में दम होना चाहिए, चाहे भले ही 1 मिनट का हो। बट दैट शुड एस्टेब्लिश योर कैरेक्टर, दैट शुड शो, वो मतलब लगे कि आपने अपनी टैलेंट को शो किया है उसमें। तो सर वो 3 क्वालिटीज़ आपको क्या लगता है कि किसी एक्टर में होनी चाहिए तभी वो थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए एक तो टैलेंट होना चाहिए सबसे बड़ी है। दूसरी जो मैंने बताया परसिवरेंस, लगन होनी चाहिए कि काम से घबराना नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे फिल्म वगैरह में तो अक्सर मेरे ऑडिशन अब नहीं लिए जाते मैंने, लेकिन जो टीवी कॉमर्शियल्स होते हैं उसमें आज भी मुझे ऑडिशन देने पड़ते हैं। और मैं 100 ऑडिशन देता हूं तो 2-3 में मेरा सिलेक्शन होता है। लेकिन मेरी पत्नी कहती, तुम तो यार रोज ऑडिशन दे तक करते हो, होता तो नहीं है। अब मैंने कहा नहीं दूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा। सही बात। जी, तो लगना चाहिए, लगे रहना चाहिए, परसिवरेंस होनी चाहिए। और तीसरी, लक तो बेटा मैंने बताया कि लक तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर आपके स्टार्स जो हैं, जैसे मैंने बताया मैं स्टार का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, अगर स्टार्स आपके फेवर में नहीं हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। थोड़ा बहुत स्टार, बाकी मेहनत और टैलेंट, ये तीनों चीज़ें जो हैं जब होंगी तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। सर ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो मैं उसी से रिलेटेड ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी फ्री में काम किया है और क्या आप सजेस्ट करते हैं आज की यूथ को कि वो भी फ्री में करें अगर करना पड़े तो? देखिए ये डिपेंड करता है। फ्री में काम करना मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सरकार पेंशन देती है। लेकिन वो कहावत है ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अब अगर जो नए लड़के आ रहे हैं जो इसको अपना करियर बना रहे हैं, वो क्यों फ्री में काम करेंगे? भई अगर फ्री में काम करेंगे तो फिर उनका कैसे चलेगा? लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको कोई ऐसा काम मिलता है, बड़ा चैलेंजिंग काम है, और प्रोड्यूसर कहता है भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन काम आपका चैलेंजिंग है, आपका रोल कहीं से एस्टेब्लिश करने वाला है, जिससे आपको आगे फ़ायदा मिल सकता है, यू कैन डू इट फ्री ऑल्सो। सर इतनी सारी बातें कर ली हमने थिएटर की, तो आई एम श्योर आपके पास कहानियाँ कहानियाँ तो बहुत होंगी और कहानियों का पिटारा होगा। कोई ऐसी मज़ेदार सा किस्सा बताइए जो आपको अभी तक याद है, थिएटर से जुड़ा? नहीं, मज़ेदार किस्से तो अब देखिए ऐसे तो एट रैंडम याद आ पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ 2-3 चैलेंजेस आए हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला चैलेंज आया सखाराम बाइंडर प्ले करने का। मैं जर्मनी में था तो मेरे दोस्त ने वो रोल किया था, प्रयाग वर्मा जी ने, और राजेश्वर बच्चन जी जो मेरे गुरु थे उन्होंने डायरेक्ट किया था। इस प्ले के बारे में मैंने सुना था, बड़ा कंट्रोवर्शियल प्ले है, बड़ा बोल्ड प्ले है और बहुत मुश्किल प्ले है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने कहा भाई जब मैं लखनऊ वापस आऊँगा आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। इत्तेफ़ाक से वो रोल मुझे करने को दिया मेरे गुरुजी ने, राजेश्वर बच्चन जी ने। पीडी वर्मा शायद फ्री नहीं थे, क्या थे। अब वो इतना चैलेंजिंग रोल था, एक तो बोल्ड, मैंने बताया ना उसका डायलॉग था मुँह में गाली और बीड़ी हर वक़्त रहती है। अब अनिल रस्तोगी के मुँह से गाली निकले और वो भी गंदी गाली उसमें तमाम है, तो बड़ा मुश्किल था। तो लेकिन अपने गुरुजी का आज्ञा पालन भी करना था। तो मैंने कहा मैं करूँगा एक शर्त पे कि इसकी हम और आप अलग आइसोलेटेड जगह में रिहर्सल करेंगे, किसी को बताएँगे नहीं। चुपचाप रिहर्सल करेंगे और जब आपको लगने लगे कि मैं कर ले जाऊँगा और मेरे में भी एक ये फीलिंग आ जाए कि नाउ आई कैन डू इट, देन वी विल डिक्लेयर इट। और यही हुआ। मैंने करीब 20 दिन उसकी अलग से रिहर्सल की और हम लोगों ने उसको काफ़ी एडिट कर दिया था। लेकिन बोल्डनेस तो उसकी नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि वो सखाराम बाइंडर का वो इन्हेरेंट कैरेक्टर था, वो तो आप उसको निकाल नहीं सकते। गाली और बीड़ी मुँह में हर वक़्त रहती। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया यहूदी की लड़की, इसमें अनुपम खेर साहब यहूदी का रोल कर रहे थे और मैं ब्रूटस का रोल कर रहा था। खेर साहब ने बीच में छोड़ा तो थपलियाल जी ने कहा अनिल ये रोल अब आप करिए, तो मैं करूँ नहीं, प्ले बंद कर दीजिए। अब मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, कहीं अनुपम खेर और कहीं मैं। तो मैंने उनसे कहा अच्छा एक शर्त पे मैं करूँगा, लेट अस सिट 1 टू 1। 1 हफ्ते की मैं छुट्टी लेता हूँ, 1 हफ्ते की आप छुट्टी लिए। आप मुझे एक-एक लाइन इसकी कराइए। जैसे मैंने बताया मैं डायरेक्टर से एक्टर हूँ और फैक्ट ये है कि आज मतलब डैडी के बाद वो मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्ले रहा यहूदी की लड़की। उसका भी क्रेडिट मैं खुद नहीं लेता हूँ, मैं थपलियाल जी को देता हूँ कि थपलियाल जी ने उसकी मुझे एक-एक लाइन मुझे बताई, कैसे उसकी अदायगी होनी चाहिए। एंड आई टेल यू दैट हैज़ बीन वन ऑफ माय मोस्ट सक्सेसफुल प्लेज़ लाइक दैट।
सर ऐसी इतने बढ़िया किस्से आपने सुनाए, इम्प्रोवाइज़ेशन से रिलेटेड भी कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो तो बताइए? इम्प्रोवाइज़ेशन तो आपको बताऊँ, एक बार क्या था कि मैं रुस्तम सोहरा प्ले कर रहा था, उस समय रुस्तम का प्ले कर रहा था। हमारे यहाँ हरबंस जायसवाल थे, उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। वहाँ सब आवाज़ रिकॉर्ड की गई कि घोड़ा जो है एक तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा है। पूरे रवींद्रालय में नाटक होते थे। एक तरफ से रवींद्रालय के एक कोने से घोड़ा दौड़ता हुआ, पीछे से आता हुआ, कहता हुआ स्टेज पे रुकता है। असली घोड़ा? मैंने डायरेक्टर से हुँ, कहा, महाराज स्टेज पे घोड़ा मत लाइए, हाँ। जानवर है, बिदक गया तो क्या होगा? बोले नहीं, मेरे नाटक में घोड़ा आएगा। अब भाई मैं तो डायरेक्टर से एक्टर हूँ, मैंने बताया, मैंने कहा जैसी प्रभु आपकी इच्छा। लाए साहब घोड़ा। अब वो घोड़े के साथ शर्त ये थी, सईस जो उसका मालिक था उसने कहा, साहब मैं इसको मिठाई दिखाऊंगा, हमारी तरफ एक त्रिवेदी की बर्फ़ी बहुत मशहूर है, तो उसने कहा वो बर्फ़ी आप दिखाइएगा उसको, घोड़ा आ जाएगा। 2-3 रिहर्सल में वो चला गया वापस। हमारे यहाँ 2 बदमाश थे एक्टर्स। उन्होंने क्या किया, जब बैक स्टेज पे वो मिठाई रखी तो मिठाई खा गए। अब वो सही मिठाई ढूंढा, मिठाई मिली नहीं। अब वो घोड़ा बाहर ही नहीं जा रहा है। अब मैं घोड़े को कैसे बाहर ले जाऊं? सो आई हैड टू इम्प्रोवाइज लॉट ऑफ डायलॉग। तो उस समय फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी काम करती है कि आप ऐसे डायलॉग बोलें। देखिए जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता तो सब समझती है, समझ तो क्या इम्प्रोवाइजेशन है, लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन ऐसा था कि हुँ। प्ले के साथ मिक्सअप हो गया और किसी तरीके से मैं घोड़े को बाहर ले गया। ऐसे ही एक बार प्रमोद बालाजी जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, मुझसे बहुत सीनियर एक्टर, मैं जब नया नया था तो उस समय मशहूर हो चुकी थी, उनके साथ एक प्ले में उनके साथ एंट्री थी। वो मुझे आकर के एक खबर सुनाती है, प्रभात जी ऐसा हो गया। 67 की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा चलिए चलिए मैं चलता हूँ। अब वो आई नहीं रही है। अब मैं अपनी पत्नी से कितनी बात करूँ। अब अल्टीमेटली फिर मैं उनको जाके घसीट करके ले करके आया। खैर साहब किसी तरीके से किया और प्ले निपटा। तो ऐसा होता है, थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन चलता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर कोई कट नहीं होता है। जो भी आप कर रहे हैं मंच पे आप कर रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया, दर्शक भी कभी कभी समझ जाते हैं कि ये इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, लेकिन चलता है अगर उसको सूट करता हुआ। जी। सर इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है और हम तो उनको लेंस की दुनिया के थ्रू ही जानते हैं, टीवी के थ्रू जानते हैं। आप बताइए आपको सबसे ज़्यादा सरल कौन लगे या कौन ऐसे लगे जिनके साथ काम करना बड़ा बड़ा सहज था? नहीं देखिए, इत्तेफाक की बात ऐसी हुई, हाँ एक आध एक्टर्स मुझे ऐसे लगे, लेकिन मैंने उनके साथ ज़्यादा काम नहीं किया। जैसे मैंने चिंटू जी के साथ, ऋषि कपूर जी के साथ मैंने 2 फ़िल्में की, मुल्क की, चिंटू जी की। मैंने जॉन के साथ फ़िल्म की। मैंने अभी मिशन रानीगंज मेरा मैंने इंग्लैंड में उनके साथ शूट की थी, अक्षय कुमार जी के साथ शूट की थी। मैंने और मतलब ऐसे बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत ही मॉडेस्ट थे। एक अन्नू कपूर जो थे, चिंटू जी में वो थे, तो मैं सोचता था भाई रंजीत का छोटा भाई है और रंजीत मुझे अपने बड़े भाई की तरह से ट्रीट करता था। तो और मैंने देखा था अन्नू को जब मशहूर नहीं था, उस ज़माने में अंताक्षरी वगैरह से बहुत मशहूर हो गए थे। तो मैंने ऐसे ज़रा सी बात की, अब वो साहब ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे बड़े सुपरस्टार हों। ऐसे ही एक वेब सीरीज़ बननी थी, अल्ट बालाजी की, जिसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर था। उसमें अन्नू मेरे बेटे बने हुए थे। उस वक़्त जब रीडिंग हुई तो वो साहब अपने भाव जैसे ऐसे दिखा रही थी। अबे मैंने कहा तू भाव दिखा रहा था, जा भैया तू अपने भाव दिखा, मेरे से क्या लेना देना। देखिए जो बड़े-बड़े एक्टर्स होते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है, वो बहुत ही मॉडेस्ट होते हैं और मैं आपको बताऊँ उनकी मॉडेस्टी ही उनको बड़ा बनाती है। जी। आप एक्टर कितने बड़े हो जाएं, अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है तो आई एम श्योर लोग नहीं लाइक करेंगे। तो एक एक अपना व्यवहार होता है। और एक सिवाय अन्नू कपूर के आई डोंट थिंक मेरा किसी के साथ ऐसा रहा। उसे फिर स्वदेश बंधु जी भी हमारे साथ थे, जो जिन्होंने एक तरीके से रंजीत कपूर को पाला था, आगे बढ़ाया था। वो भी कहने लगे यार ये ऐसा है बात कर रहा है। तो कुछ लोगों में ईगो होती है, लेकिन मैंने सिवाय उनके और आज तक मैंने किसी और की ईगो देखी नहीं। तो बस आपसे ये पूछना है कि लाइफ के इस पड़ाव पर आकर अगर आपको किसी को बताना हो कि लाइफ में जैसे आपने साइंस भी किया, आपने थिएटर को भी उतना ही जस्टिस दिया और अगर आपको फाइनली थोड़ी हमारी उन ऑडियंस को एक मैसेज देना हो, क्या देंगे आप? देखिए मेरा कहना ये है कि आज के दिन पढ़ाई तो ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। और शायद अगर मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ
थोड़ा बहुत जो भी अचीव किया है मैंने, या रोल मेरे कुछ लोगों ने पसंद किए हैं, उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा मैंने, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं उस रोल की गहराई में जाता हूँ कि क्या उस कैरेक्टर का को कैसे करना है। ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर, जैसे मैंने कहा मैं डायरेक्टर से एक्टर हूँ, डायरेक्टर से मैं उसकी बात करता हूँ। फिर डायरेक्टर अगर मुझे ग्रो करने का मौका देता है तो मैं उसमें और, जैसे एक शो हुआ, फिर दूसरे शो में मैं कोशिश करता हूँ और मैं इसमें और कैसे फूल पत्ती लगा सकता हूँ, इसी। तो इस तरीके से मेरा ये मानना है कि आज बहुत जॉब की बड़ी कमी है, गवर्नमेंट जॉब्स की खास करके कमी है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि थिएटर को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो अपना कैरियर ज़रूर बनाएं, लेकिन उनके साथ सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे लोग क्या करते हैं कि लोगों को कोई रोल दिया गया, अपने पर रोल देखते हैं, बाकी दूसरा शो, अरे मुझे तो लाइनें याद है, मैं तो जाके कर लूँगा। नो, जब डायरेक्टर आपको बता रहा है तो आप अपने रोल को तो देखिए, जब दूसरे को बता रहा है उसको भी आप देखिए। क्या पता कल आप, जैसे मैंने बताया कि यहूदी की लड़की में खेर साहब कर रहे थे, बाद में वो रोल मुझे करना पड़ा। ऐसे ही मैं जय सोमनाथ कर रहा था, जय सोमनाथ में मुझे, जैसे आपने बताया, मुझे बल्लमधारी का रोल दिया गया था। बाद में वो जो गजनी के सिपह सालार का रोल कर रहे थे वो छोड़ गए, मेरा प्रमोशन उसमें हो गया। उसके बाद में जो गंग सर्वे का रोल छोड़ कर रहे थे वो चले गए, मेरा प्रमोशन शिवराशि विलन में हो गया, जो सबसे उसका स्ट्रांग रोल था। इसी, तो वो क्या था, मैं इसलिए उसको कर पाया क्योंकि जब चंद्रा साहब के वो जब बताते थे शिवराशि को जो पहले कर रहा था, मैं उसको देखता था। गजनी के सिपह सालार जो बताते, मैं उसको भी देखता था। तो आप पूरा, आपका इन्वॉल्वमेंट, आप देखिए थिएटर, अनफॉर्चुनेटली आज लोग बड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे सीरियसली ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इसके थिएटर के, उनको चाहिए यही कि बहुत ही इसको सिंसियरली लें, क्योंकि इसमें जो भविष्य है आपका वो बहुत अच्छा है। देखिए, पैसे के बाद अब 3 चीज़ें मैं बताता हूँ लोगों को। एक तो ये स्वांतः सुखाय होता है कि जो चीज़ आप क्रिएट करते हैं, जो कैरेक्टर आप करते हैं, कभी जैसे मैंने बताया, कभी आप औरंगज़ेब कर रहे हैं, कभी शाहजहाँ कर रहे हैं, कभी अर्जुन कर रहे हैं, कभी कैसानोवा कर रहे हैं, कभी विलेन कर रहे हैं। तो जो वैरायटी आप करते हैं उसमें जो आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे बढ़ के मुझे लगता है इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। दूसरे, जो पैसा है इसमें आज, आप अगर लगे हुए हैं तो आप ये जानते हैं, जो सीरियल्स बच्चे कर रहे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पर डे इनको पेमेंट मिलता है। इसी, यंग लड़के हैं, तो पैसा भी इसमें अच्छा है। भाई कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 5,000 रुपये रोज़ तो मिल ही जाएंगे। किस नौकरी में आज, छोटी मोटी में आजकल ऐसे मिलते हैं। सर ओटीटी की पेमेंट कैसी है? ओटीटी की पेमेंट भी अच्छी है, कॉम्पिटिटिव है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी है ओके। पेमेंट। उतनी नहीं है जितनी बड़ी बड़ी फिल्मों की होती है, लेकिन फिर भी जिस टाइप के लोग उसमें आ रहे हैं, जो नए नए लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है पेमेंट अच्छी मिल रही है। और तीसरे, जो इससे जो आपको पहचान मिलती है, जब आप जाते हैं, जब आप सड़कों पे जाते हैं, जो लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, हमारे यहाँ हीरो वर्शिप बहुत होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार जब रेडियो पे मैंने जयदेव शर्मा कमल का मैं नाम सुनता था, मैंने सामने देखा, आई कुडंट बिलीव माई आईज, अरे कमल जी को मैं सामने देख रहा हूँ। तो ये जो एक आपकी जो एक इमेज बनती है लोगों के दिमाग में एज ए एक्टर, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब आपसे 4 लोग मिल के फ़ोटो खिंचाते हैं, कोई आपके ऑटोग्राफ लेता है, कोई कहता है अरे तू हट मुझे आने दे, तू हट तू मुझे आने दे। इससे बढ़ के सेटिस्फैक्शन और क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, आप बताइए। तो मेरा मानना है कि आज एक्टिंग जो है, इट हैज़ बिकम ए वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन, प्रोवाइडेड you have some talent, luck is there, and you are totally dedicated with sincerity and seriousness. वैसे हमने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन है सर मेरा कि साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी को हम सब जानते हैं, हम एक्टर डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी को जानते हैं, जब आप ये दोनों नहीं है तो आप घर पे क्या हैं? व्हाट डू यू डू? नहीं, घर पे मैं एक डेडिकेटेड हस्बैंड हूँ मैं वाइफ का और बच्चों का पेरेंट हूँ मैं, फादर हूँ मैं। देखिए, ये ज़रूर है कि थोड़ा मुझे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि रिहर्सल शाम को होते थे, साइंस में दिन में रहता था, तो मैं फैमिली को इतना समय नहीं दे पाता था। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मेरे कमिटमेंट्स रहते थे, मैं कमिटमेंट्स अपने पूरे करता था। और इस मामले में जैसे मैंने कहा कि आई बीन वेरी लकी दैट पीपल हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव विद मी। चाहे जैसे मैंने बताया जॉब में था,
चाहे मेरे थिएटर करियर में रहा, ऐसे मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत बहुत कोऑपरेट किया। चाहे मेरी वाइफ हो, भाई जाहिर है कि हर वाइफ चाहती कि उसका हस्बैंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, तो मैं इतना समय नहीं दे पाता था, बट स्टिल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बिकॉज ऑफ हर करियर शी ऑल्सो गॉट इंगेज्ड इन टीचिंग प्रोफेशन, तो उनके पास भी टाइम की कमी रहती थी, तो वी कुड मैनेज। तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर है कि आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आपको हर तरफ से सहयोग मिले। बिना सहयोग के मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये भी एक मंत्र ले सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी मॉडेस्ट टू एवरीबडी। तो चलते चलते बस एक लास्ट 2 लाइन में आप चाहे तो जवाब दीजिएगा। आर यू थैंकफुल फॉर द लाइफ यू हैव? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं तो ईश्वर का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ आयुषी कि ईश्वर ने मुझे जो मैं डिज़र्व करता था उससे कहीं ज़्यादा दिया है। नो रिग्रेट्स? नो रिग्रेट्स। आई एम रादर ओवरवेल्म्ड, आई एम ओवर हैप्पी। क्योंकि जब मैं अपने को कभी सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं न तो इतना टैलेंटेड हूँ, न मैं इतना एजुकेटेड हूँ, लेकिन जो मान सम्मान जो मुझे चाहे साइंस में हो चाहे थिएटर में जो मुझे मिला, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मुझे मिल रहा है। मैं शायद इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं लालची हो रही हूँ तो एक और छोटा सवाल पूछ लेती हूँ। ज़रूर। क्या आपको लगता है कि इतना काम करने के बावजूद आप थोड़े से अंडररेटेड हैं? अभी थोड़ी और आपको लगता है कि नहीं रिकॉग्निशन मिलना नहीं बाकी है? नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं ओवररेटेड हूँ। हुँ? मैं शायद इतना काबिल हूँ नहीं जितना लोगों ने मुझे बना रखा है। सो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ओवररेटेड। थैंक यू सर। आई थिंक दीज आर वेरी वेरी एनकरेजिंग वर्ड्स। अब मुझे आई थिंक पर्सनली आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ परसेवरेंस वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको नहीं पता, लगे रहना पड़ता है। जैसे आपने ऑडिशन वाली बात की, मुझे लगता है कि बहुत हार्ड हिटिंग बात है कि हम देंगे ही नहीं। हम कई बार एग्जाम देने से डर जाते हैं, हम देंगे ही नहीं एग्जाम, नहीं, तो पास या फेल कैसे होंगे? मैं बराबर ऑडिशन देता हूँ, मैं तैयार करता हूँ, ऑडिशन तो देता हूँ। लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे जब आप ऑडिशन देते हैं तो हज़ारों लोगों में आपका सिलेक्शन होता है, इसी। और फिर अब और उसमें भी अलग अलग रिक्वायरमेंट, जैसे कभी मुझे कहा गया कि आपका इसलिए नहीं अप्रूव हुआ कि आपका फेस बड़ा परिचित है। अच्छा, मैं नहीं मानता हूँ मेरा फेस बड़ा परिचित है। और कभी इसलिए मेरा रिजेक्शन हुआ, नहीं साहब हमें बहुत परिचित फेस चाहिए। तो ये देयर इज नो सेट फॉर्मूला। सब चीज़ें होती ठीक हैं है। लाइफ में, हर तरीके की। थैंक यू सो मच सर फॉर ब्रिंगिंग दैट एनलाइटनमेंट इन आवर लाइफ कि अगेन जस्ट समिंग इट अप कि जैसे कहते हैं कि अगर इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आरओआई कहाँ से आएगा? इसी तरह से एग्जाम ही नहीं दोगे तो पास तो होगे ही नहीं, फेल ही बिल्कुल फेल सही, होना है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। So thank you so much sir for just encouraging us, motivating us today and entertaining us with such lot amazing stories from your theater थैंक days. यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you. Pleasure is all ours. Thank you.